भारत की आत्मा जिस धरती में बसती है, जहाँ इतिहास खुद सांस लेता है, जहाँ भक्ति, शक्ति और संस्कृति एक साथ गूंजती है, वो धरती है उत्तर प्रदेश। गंगा, जमुना, सरस्वती के पवित्र संगम में जन्मी सभ्यता, राम की अयोध्या, कृष्ण की मथुरा और शिव की काशी, यही वो प्रदेश है जिसे भारत को धर्म दिया, ज्ञान दिया, साम्राज्य दिया और पहचान दी। यहीं से बुद्ध ने करुणा का संदेश दिया, अकबर ने सत्ता की नई परिभाषा लिखी और स्वतंत्रता की लड़ाई में क्रांति की चिंगारी भी सबसे तेजी यहीं जली। ताजमहल की चमक हो, सारनाथ की शांति, कुंभ का विराट स्वरूप या अवध और ब्रज की मिठास, उत्तर प्रदेश एक राज्य नहीं, एक युग है। आज हम इसी अद्भुत प्रदेश की यात्रा करेंगे, उसकी कहानी, उसकी गौरव, उसकी विरासत और उसके आधुनिक भविष्य की ओर बढ़ते कदम। तो चलिए चलते हैं भारत के हृदय में, उत्तर प्रदेश की अनकही गाथा में। भारत की आत्मा जिसमें बसती है हर सांस, आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश। यह केवल एक प्रदेश नहीं, एक सभ्यता है जहां गंगा जमुनी तहजीब बसती है। भारत की राजनीति का रास्ता यहीं से गुजरता है। मौलिक परिचय। उत्तर प्रदेश भारत के मध्य स्थित में स्थित है। यह 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 24 उत्तरी अक्षांश से और 77 डिग्री 05 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर के बीच फैला। क्षेत्रफल। इसका कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथा सबसे बड़ा राज्य है। सीमाएं। इसकी सीमाएं उत्तर में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार और झारखंड से लगती है। प्रमुख नदियां। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, सरयू, गोमती और चंबल यहाँ की मुख्य नदियां हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ थी, जो 2025 में अनुमानित रूप से 24 करोड़ से अधिक हो चुकी है। जनसंख्या का महत्व। सर्वाधिक जनसंख्या। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 19.98 करोड़ थी, जो 2025 में अनुमानित रूप से 24 करोड़ से अधिक हो। राजनीतिक महत्व। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, यह कहावत यहीं की जनसंख्या के कारण है। लोकसभा में सबसे अधिक 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, जो केंद्र सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। मानव संसाधन। यहाँ विशाल युवा जनसंख्या है, जो कृषि, उद्योग और सेवाओं के लिए एक बड़ा श्रम बल और बाजार प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश ने 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्रियों का राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के 15 प्रधानमंत्रियों में से 9 का संबंध जन्म या कर्म से या चुनाव क्षेत्र से इसी राज्य से रहा है। जवाहरलाल नेहरू जन्म प्रयागराज में हुआ और फूलपुर से सांसद रहे। लाल बहादुर शास्त्री जन्म मुगल सराय वाराणसी में हुआ और इलाहाबाद से चुनाव लड़ा।
इंदिरा गांधी जन्म प्रयागराज में हुआ, रायबरेली से सांसद रही। चौधरी चरण सिंह जन्म हापुड़ मेरठ में हुआ और बागपत उनका कार्यक्षेत्र रहा। राजीव गांधी दिल्ली में जन्म हुआ लेकिन उनकी कर्मभूमि अमेठी रही। विश्वनाथ प्रताप सिंह जन्म प्रयागराज में हुआ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। चंद्रशेखर जन्म बलिया इब्राहिम पट्टी में हुआ और बलिया से ही सांसद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी हालांकि जन्म मध्य प्रदेश में हुआ लेकिन उनकी कर्मभूमि और संसदीय क्षेत्र लखनऊ रहा। वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात में हुआ लेकिन ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र से सांसद है। तो अब तक के 15 प्रधानमंत्रियों में से 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने ही दिया है, या उत्तर प्रदेश के रास्ते ही यहाँ के प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलती है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन वैभव और इतिहास के पन्ने रामायण और महाभारत काल से लेकर बुद्ध के पहले उपदेश तक यूपी इतिहास का केंद्र रहा है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। उत्तर प्रदेश के इतिहास और संस्कृति पर मगध, मौर्य और गुप्त साम्राज्यों का गहरा प्रभाव रहा है। यह क्षेत्र इन साम्राज्यों की शक्ति का केंद्र और सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य लक्ष्य रहा है। राजनीतिक एकीकरण मगध के उदय के साथ गंगा के मैदानी इलाकों का राजनीति एकीकरण हुआ, जिससे उत्तर प्रदेश के व्यापारिक मार्गों और कृषि व्यवस्था में सुधार आया। धार्मिक केंद्र मगध के संरक्षण में बौद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ, जिससे वाराणसी, सारनाथ और श्रावस्ती जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर धार्मिक केंद्र। मौर्य साम्राज्य का प्रभाव मौर्य काल में उत्तर प्रदेश कला, प्रशासन और धर्म का प्रमुख केंद्र बना। प्रशासनिक केंद्र मौर्यों के समय कौशाम्बी प्रयागराज के पास एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और शहरी केंद्र था। अशोक के स्तंभ और शिलालेख अशोक ने उत्तर प्रदेश में कई स्तंभ स्थापित किए, जिसमें सारनाथ, प्रयागराज, मेरठ और कौशाम्बी मुख्य हैं। सारनाथ का सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। बौद्ध धर्म का प्रसार अशोक ने सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण कराया और कुशीनगर बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल को विशेष महत्व दिया। गुप्त साम्राज्य का प्रभाव स्वर्ण युग गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसका केंद्र काफी हद तक उत्तर प्रदेश रहा। प्रयाग प्रशक्ति समुद्रगुप्त की उपलब्धि का वर्णन प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण प्रयाग प्रशक्ति में मिलता है, जो इस क्षेत्र में के राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। वास्तुकला और मंदिर निर्माण की नागर शैली का विकास यही हुआ। ललितपुर का दशावतार मंदिर देवगढ़ में है और कानपुर का भीतरगांव मंदिर गुप्तकालीन ईंट वास्तुकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। शिक्षा और कला मथुरा और सारनाथ इस कला में मूर्ति कला के सबसे बड़े केंद्र थे, जहां बुद्ध की अत्यंत सुंदर मूर्तियां बनाई गई। प्रयागराज संस्कृत, शिक्षा और साहित्य का बड़ा केंद्र बनकर उभरा। धर्म हिंदू धर्म का पुनरुद्धार मौर्यों के विपरीत गुप्त शासकों ने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया, जिससे उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्वरूप में बड़ा बदलाव आया। मध्यकालीन विरासत और वास्तुकला मुगल सल्तनत की चमक और नवाबों की नफासत ने यहाँ की इमारतों में जान फूंक दी। मध्यकालीन उत्तर प्रदेश की वास्तुकला और समाज हिंदू और इस्लामी शैलियों के संगम का एक जीवंत उदाहरण है। इस काल में शक्ति प्रदर्शन, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक समन्वय के कारण भव्य निर्माण हुए। वास्तुकला का विकास मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से 2 शैलियां विकसित हुई। जौनपुर शैली, जिसे सरकी काल, और मुगल शैली। जौनपुर
सरकी शैली जिसे कहा जाता है। जौनपुर की सिराज हिंद कहा जाता है, जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता था। यहाँ के वास्तु की मुख्य विशेषता विशाल पिस्ताक, ऊंचे तोरण और मीनारों का अभाव है। मुख्य स्मारक अताला मस्जिद, झंझरी मस्जिद और जामा मस्जिद। मुगल वास्तुकला आगरा और फतेहपुर सिकरी इस शैली के मुख्य केंद्र रहे। आगरा यहाँ का ताजमहल संगमरमर और बारीक पियत्रा ड्यूरा पंचीकारी के काम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगरा का किला और एतमादुल्ला का मकबरा भी महत्वपूर्ण है। फतेहपुर सिकरी अकबर द्वारा निर्मित यह शहर हिंदू और ईरानी वास्तुकला के मिश्रण का प्रतीक है। बुलंद दरवाजा और पंचमहल इसके प्रमुख उदाहरण हैं। हिंदू मंदिर मध्यकाल में अनेक मंदिर तोड़े गए, लेकिन गुप्तकालीन विरासत को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्माण भी हुए, जैसे कानपुर का भीतरगांव मंदिर और झांसी का राम जानकी मंदिर। मुगल काल के दौरान विशेष रूप से औरंगजेब और शाहजहां के शासन काल में कई प्रमुख हिंदू मंदिरों को तोड़ा या क्षतिग्रस्त किया गया। इतिहासकारों के अनुसार इसमें से कुछ मंदिर प्रमुख हैं, जैसे काशी विश्वनाथ, केशवदेव कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, सोमनाथ मंदिर गुजरात, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक, गोविंद देव मंदिर वृंदावन, बीजामंडल मंदिर विदिशा, 64 योगिन मंदिर जबलपुर, कालका जी मंदिर दिल्ली। औरंगजेब ने उदयपुर के जगन्नाथ मंदिर 1669 में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया और इसके स्थान पर ज्ञान वापी मस्जिद का निर्माण किया गया। 1970 में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि को नष्ट करने का आदेश दिया। यहां शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई गई। औरंगजेब ने 1665 और पुनः 1706 में सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया था। इससे पहले भी अन्य मुस्लिम शासकों द्वारा इससे कई बार निशाना बनाया गया था। 1690 में औरंगजेब की सेना ने इस ज्योतिर्लिंग मंदिर को क्षतिग्रस्त किया। यहां एक मस्जिद बनाने का भी प्रयास किया गया। औरंगजेब के शासन के दौरान इस 7 मंजिला मंदिर की ऊपरी मंजिल को तोड़ दिया गया था, जो वृंदावन में है। बीजामंडल मंदिर विदिशा मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित इस मंदिर को भी औरंगजेब की सेना ने नष्ट कर दिया था। 64 योगिन मंदिर जबलपुर इस मंदिर की मूर्तियों को औरंगजेब के आदेश पे खंडित किया गया था। कालका जी मंदिर दिल्ली ऐतिहासिक अभिलेखों में अनुसार 1667 में औरंगजेब ने इस प्राचीन मंदिर को गिराने का फरमान जारी किया था। जगन्नाथ मंदिर उदयपुर का औरंगजेब ने उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर 1680 चित्तौड़गढ़ के लगभग 63 मंदिरों और अंबर जयपुर के 66 मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया था। तो मुगलों ने हिंदू धर्म के चिन्हों को, मंदिरों को खूब निशाना बनाया था। जब तक उनका राज था तब तक ही खूब मंदिरों को। शाहजहां के शासनकाल में भी बनारस और इलाहाबाद क्षेत्रों में कई मंदिरों लगभग 76 को नष्ट करने की घटनाएं दर्ज हैं, जिसमें ओरछा का वीर सिंह देव मंदिर प्रमुख था। बाबर के शासनकाल में अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद के निर्माण का उल्लेख मिला। मध्यकालीन समाज मध्यकालीन उत्तर प्रदेश का समाज संक्रमण और समन्वय का काल था, जहां सामाजिक ढांचा धर्म और कर्म पर आधारित था। सांस्कृतिक समन्वय इस काल में गंगा जमुनी तहजीब का उदय हुआ था। हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के मेल से संगीत, कला और खान पान में नई पहचान जन्मी। भक्ति और सूफी आंदोलन समाज में व्यापक कट्टरता और जातिवाद के खिलाफ कबीर और रैदास जैसे संतों ने आवाज उठाई।
वाराणसी भक्ति आंदोलन का एक बड़ा केंद्र रहा। कबीर ने जात पात का विरोध कर निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर जोर दिया। प्राचीन काल व्यवस्था, इल्तुतमिश ने अवध जैसे क्षेत्रों में इक्का प्रणाली लागू की, जिससे राजस्व संग्रह और शासन में स्थिरता आई। सामाजिक वर्गीकरण, समाज मुख्य रूप से 3 वर्णों में बटा था: शासक वर्ग, कुलीन, मध्यम वर्ग व्यापारी और विद्वान, और निम्न वर्ग किसान और दस्तकार। जाति व्यवस्था हिंदू समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रही, जबकि इस्लाम के प्रभाव से नए सामाजिक समीकरण भी उभरे। भक्ति और अध्यात्म, दुनिया का सबसे पुराना शहर काशी और दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय जमावड़ा कुंभ यहां आस्था सांस लेती है। उत्तर प्रदेश की भूमि भारत के आध्यात्मिक और साहित्यिक चेतना का केंद्र रही है। यहाँ की मिट्टी में जन्मे महापुरुषों और धर्मों ने न केवल प्रदेश बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा दी है। हिंदू धर्म का केंद्र, उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म की आत्मा माना जाता है। यहाँ प्रमुख तीर्थ स्थल और पौराणिक घटनाक्रम स्थिर हैं। अयोध्या और मथुरा एक क्रमशः भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, जो सनातन धर्म के स्तंभ हैं। काशी वाराणसी विश्व के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक और भगवान शिव की नगरी। यह हिंदू दर्शन और मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख केंद्र है। प्रयागराज, यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम होता है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ मेला लगता है। बौद्ध धर्म की पालना, सारनाथ, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, सारनाथ में, जिसे धम्मचक्कप्रवर्तन कहा जाता है। श्रावस्ती, बुद्ध ने यहां अपने जीवन के सर्वाधिक 25 वर्षा काल व्यतीत किए और उपदेश दिए। कुशीनगर, यहां महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण देहावसान हुआ। यही ने भगवान बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा। सूफी संत और गंगा जमुनी तहजीब, निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म बदायूं में हुआ था। इन्होंने प्रेम और मानवता का संदेश फैलाया। सलीम चिश्ती, फतेहपुर सिकरी के महान सूफी संत, जिसका सम्मान अकबर भी करता था। देवा शरीफ बाराबंकी, वारिस अली शाह की दरगाह, जो रब है वही राम है के संदेश के साथ हिंदू मुस्लिम एकता का जीवंत उदाहरण है। कबीर और तुलसी, साहित्य और समाज सुधार, कबीरदास, वाराणसी में जन्मे कबीर ने समाज के व्यापक अंधविश्वास, पाखंड और जाति पाति का कड़ा प्रहार किया। उनका बीजक रचना ने निर्गुण भक्ति और सबे भूमि गोपाल की का संदेश दिया। उन्होंने मगहर संत कबीर नगर में अपने प्राण त्यागे। तुलसीदास जी, राजापुर चित्रकूट में जन्मे तुलसीदास ने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की, जिसने भगवान राम के आदर्शों को घर घर पहुंचाया। वाराणसी के घाटों पर रहकर उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सगुण भक्ति धारा को प्रवाहित किया और समाज को मर्यादित जीवन का मार्ग दिखाया। आजादी की लड़ाई 1857 से लेकर 1947 तक, मंगल पांडे की पहली गोली से लेकर चंद्रशेखर आजाद के बलिदान तक यूपी ने आजादी की कीमत चुकाई है। उत्तर प्रदेश भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रमुख केंद्र रहा है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर क्रांतिकारी आंदोलन तक इस प्रदेश का योगदान अतुलनीय है। 1857 की क्रांति, पहला स्वतंत्रता संग्राम। उत्तर प्रदेश 1857 के विद्रोह का मुख्य युद्ध क्षेत्र था। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। मंगल पांडे मूल निवासी बलिया यूपी के बलिदान के बाद मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह का शंखनाद किया।
झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी नहीं दूंगी के संकल्प के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया। कानपुर, नाना साहब और तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया। अजीजन बेगम जैसी वीरांगनाओं ने भी यहां सक्रिय भूमिका निभाई। लखनऊ, बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कद्र को नवाब घोषित कर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा संभाला। इलाहाबाद, प्रयागराज, मौलवी लियाकत अली ने यहां विद्रोह का नेतृत्व किया। बरेली, खान बहादुर खान ने रोहिलखंड क्षेत्र में विद्रोह का झंडा बुलंद किया। काकोरी ट्रेन एक्शन, 9 अगस्त 1925, स्वतंत्रता आंदोलन को धन की आपूर्ति हेतु क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में ब्रिटिश खजाना ले जा रही 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लूटा था। प्रमुख क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। परिणाम, इस मामले में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद, वे इस कांड के बाद भी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए, लेकिन बाद में 1931 में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मारकर शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय, प्रयागराज में जन्मे मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। बीएचयू और स्वतंत्रता आंदोलन में बौद्धिक नेतृत्व प्रदान किया। गणेश शंकर विद्यार्थी, क्रांतिकारी पत्रकार जिन्होंने कानपुर को स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेस केंद्र बनाया। चित्तू पांडे, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने बलिया में समांतर सरकार स्थापित की थी। गोविंद बल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने काकोरी के क्रांतिकारियों का मुकदमा भी लड़ा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं लाल बहादुर शास्त्री, प्रयागराज की धरती से निकले ये नेता आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बने और आजादी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृत और उत्सव, यहाँ की कला उंगलियों के जादू में है और संगीत बनारस घराने के शुरू में है। उत्तर प्रदेश की कला, संगीत और उत्सव यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं, जो सदियों से हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के संगम से विकसित हुई। कला, उत्तर प्रदेश की कला की कई शैलियां प्रचलित हैं, जिसमें चित्रकला और हस्तशिल्प प्रमुख हैं। चित्रकला, मुगल चित्रकला, आगरा और फतेहपुर सीकरी मुगल काल में चित्रकला के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ लघु चित्र की बेहतरीन शैली विकसित हुई। मथुरा शैली, यह कला शैली कृष्ण काल में विकसित हुई, जिसमें बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई। आधुनिक चित्रकला, रायकृष्ण दास, आसिफ कुमार हलदार और सुधीर रंजन खस्तगीर जैसे कलाकारों ने आधुनिक कला को नई दिशा दी। हस्तशिल्प, बनारसी साड़ियां, बनारस की रेशमी साड़ियां अपने जटिल काम और सोने चांदी के धागों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चिकनकारी, लखनऊ की यह पारंपरिक हाथ की कढ़ाई कला बेहद लोकप्रिय है। अन्य कलाएं, मुरादाबाद का पीतल का काम, फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां और सहारनपुर की लकड़ी पर नक्काशी भी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है ये सब चीजें। संगीत, उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति का उद्गम स्थल रहा है। शास्त्रीय संगीत, ख्याल और ठुमरी, ये संगीत शैलियां इसी प्रदेश में विकसित हुई। ठुमरी को नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में काफी बढ़ावा मिला। कथक, उत्तर प्रदेश भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश माना जाता है। लखनऊ घराना और बनारस घराना कथक के मुख्य केंद्र हैं।
ध्रुपद और होरी, ये भी यहाँ की पारंपरिक संगीत शैलियां हैं। लोक संगीत कजरी मिर्जापुर और बनारस क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाई जाती हैं। बिरहा पूर्वांचल का लोकप्रिय लोकगीत। चैती और रसिया ब्रज क्षेत्र में होली के दौरान गाए जाते हैं। उत्सव उत्तर प्रदेश त्योहारों का प्रदेश है। यहाँ सभी धर्मों के साथ के लोग मिलजुल कर उत्सव मनाते हैं। प्रमुख त्योहार हिंदुओं के होली होली मथुरा और वृंदावन की लठमार होली विश्व भर में प्रसिद्ध है। दीपावली अयोध्या में मनाया जाने वाला दीपोत्सव भव्य होता है। कुंभ मेला प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। राम जन्मभूमि राम नवमी एंड कृष्ण जन्माष्टमी अयोध्या और मथुरा में विशेष रूप से मनाई जाती है। रामनवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी। अन्य प्रमुख उत्सव गुरु पूर्णिमा सारनाथ और कुशीनगर में मनाई जाती है। हर्रम मुस्लिम समुदाय के ये त्योहार भी यहाँ बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। ईद एंड मुहर्रम एक कला संगीत और उत्सव मिलकर उत्तर प्रदेश की अनूठी और जीवंत सांस्कृतिक पहचान बनाते हैं। स्वाद का सफर जायका यूपी अवधि दस्तरखान से लेकर गलियों के स्ट्रीट फूड तक यहाँ का स्वाद रूह को तृप्त कर देता है। उत्तर प्रदेश का खान पान यहाँ की सांस्कृतिक विविधता की तरह ही है। यहाँ का जायका यूपी मुख्य रूप से दो धाराओं में बटा है। नवाबी दस्तरखान अवधी और मुगलई और ब्रज एवं पूर्वांचल का शाकाहारी स्वाद। लखनऊ का नवाबी जायका अवधी व्यंजन। लखनऊ अपनी नजाकत और नफासत के लिए जाना जाता है, जिसका असर यहाँ की रसोइयों में भी दिखता है। टुंडे कबाबी लखनऊ में गलौटी कबाब पूरी दुनिया में मशहूर है। ये इतने नरम होते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। लखनऊ की बिरयानी यहाँ की बिरयानी हैदराबाद की तुलना में कम तीखी लेकिन सुगंधित और हल्की होती हैं। दाल सुल्तानी अरहर की दाल को दूध क्रीम और केसर के साथ पकाकर नवाबी अंदाज दिया जाता है। बनारस और पूर्वांचल का स्वाद बनारस की गलियां अपने सुबह के नाश्ते और शाम के चाट के लिए प्रसिद्ध हैं। कचौड़ी सब्जी और जलेबी बनारस की सुबह अधूरी है बेड़ी में कचौड़ी और गर्मा गर्म जलेबी के बिना। बनारसी पान खाई के पान बनारस वाला यहाँ का पान केवल एक माउथ फ्रेशनर नहीं बल्कि एक कला है। टमाटर चाट मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी जाने वाली यह चाट बनारस की खास पहचान है। वज्र की मिठास मथुरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नगरी दूध और दही के व्यंजनों के लिए जानी जाती है। मथुरा के पेड़े शुद्ध मावे और इलायची से बने ये पेड़े अपनी अलग पहचान रखते हैं। आगरा का पेठा कद्दू से बना यह पेठा दुनिया भर में निर्यात होता है। अंगूरी पेठा केसर पेठा और पान पेठा यहाँ की खासियत है। मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश नान खटाई शक्करपारे मेरठ की नान खटाई काफी मशहूर है। शक्करपारे पूर्वांचल में जिसको लकठा बोला जाता है। आलू की चाट और टिक्की यहाँ के मसालों का अपना एक अलग तीखापन होता है। प्रयागराज और रामपुर का जायका इलाहाबादी दम आलू मसालों और दही के मिश्रण से बनी यह सब्जी बहुत लोकप्रिय है। रामपुरी कोरमा रामपुर के नवाबों के दौर से चली आ रही यह डिश अपनी अनोखी खुशबू के लिए जानी जाती है। मौसमी और पारंपरिक व्यंजन बाटी चोखा पूर्वांचल बलिया मऊ आजमगढ़ बनारसी का यह देसी भोजन स्वास्थ्य वर्धक और बेहद ही स्वादिष्ट होता है। ठंडई बनारस की भंग वाली ठंडई या केसरिया ठंडई गर्मियों में अमृत समान मानी जाती है। गजक और रेवड़ी मेरठ और लखनऊ की गजक सर्दियों के मौसम की जान हो। राजनीति और समाज कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। यहाँ की राजनीति देश की
दिशा तय करती है। उत्तर प्रदेश का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा भारत की नीति तय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ का सामाजिक ताना बाना जितना जटिल है, यहाँ के राजनीतिक आंदोलन उतने ही प्रभावशाली रहे हैं। सामाजिक ढांचा। उत्तर प्रदेश का समाज पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक बदलावों का मिश्रण है। विविधता। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध समुदाय की घनी आबादी है। यह राज्य गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक माना जाता है। जातीय समीकरण। यूपी की सामाजिक संरचना में जातियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ मुख्य रूप से सवर्ण, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समाज के मुख्य घटक हैं। ग्रामीण एवं शहरी विभाजन। राज्य की लगभग 75% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहां कृषि ही जीवन का आधार है। हालांकि नोएडा, लखनऊ और कानपुर जैसे शहर आधुनिक शहर संस्कृति के केंद्र बन चुके हैं। पंचायत व्यवस्था। गांव में सामाजिक न्याय और प्रशासन के लिए पंचायतें आज भी बहुत प्रभावशाली हैं। मुख्य राजनीतिक आंदोलन। उत्तर प्रदेश की राजनीति ने देश को कई बड़े आंदोलन दिए हैं। किसान आंदोलन। आजादी से पहले बाबा रामचंद्र और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बड़े किसान आंदोलन हुए। पश्चिमी यूपी में भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से किसानों ने अपनी मांगों के लिए दिल्ली तक आवाज उठाई। दलित और बहुजन आंदोलन। 80 के दशक में काशीराम और बाद में मायावती के नेतृत्व में बहुजन आंदोलन ने दलित और पिछड़ों को सत्ता के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। इससे यूपी के सामाजिक और राजनीतिक संतुलन को पूरी तरह बदल दिया। मंडल आयोग और पिछड़ा वर्ग राजनीति। 90 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिश के बाद पिछड़ी जातियों का उभार हुआ, जिसका नेतृत्व मुलायम सिंह यादव ने किया। समाजवादी पार्टी इसी आंदोलन की उपज मानी जाती है। राम जन्मभूमि आंदोलन। बीजेपी 80 और 90 के दशक में शुरू हुए इस आंदोलन ने न केवल यूपी बल्कि पूरे भारत की राजनीति को बदल दिया। इसने दक्षिणपंथी राजनीति को मजबूती दी और आज यह यूपी की राजनीतिक पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। छात्र आंदोलन। प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, विश्व हिंदू विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र राजनीति के गढ़ रहे हैं, जिन्होंने देश को कई बड़े नेता दिए हैं। वर्तमान परिदृश्य क्या है उत्तर प्रदेश का? आज उत्तर प्रदेश की राजनीति केवल जातिगत समीकरणों तक सीमित नहीं है, बल्कि विकासवाद, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व जैसे मुद्दे प्रमुख केंद्र में हैं। 80 लोकसभा सीटों के साथ यह राज्य आज भी केंद्र की राजनीति का किंग मेकर बना हुआ है। यूपी का सामाजिक ढांचा धीरे धीरे जातिगत राजनीति से निकलकर आर्थिक विकास और शिक्षा की ओर बढ़ रहा है, जो इसे भारत का एक पावर हाउस बनाने की ओर अग्रसर है। बदलता उत्तर प्रदेश आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर। खेतों से कारखानों तक, एक्सप्रेसवे से एक्सप्रेस विकास तक, अब यूपी एक्सप्रेस प्रदेश बन रहा है। 2025 आते आते उत्तर प्रदेश अपनी पुरानी छवि को पीछे छोड़कर एक्सप्रेसवे प्रदेश और औद्योगिक पावर हाउस के रूप में उभरा। आधुनिक बुनियादी ढांचे और तकनीक के मामले में यूपी आज भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल है। एक्सप्रेसवे का जाल। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है। गंगा एक्सप्रेसवे, यह 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है, जो 2025 के महाकुंभ के पहले चालू होने के लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश और पिछड़े माने जाने वाले बुंदेलखंड को सीधे दिल्ली और लखनऊ से जोड़ के विकास की नई राह खोली।
यमुना और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये पहले से ही पश्चिमी और मध्य यूपी की लाइफलाइन बने हुए हैं। एविएशन हब, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा, यह एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे में से एक है, जो 2025 तक वैश्विक व्यापार और कार्गो का केंद्र बन चुका है। अयोध्या और कुशीनगर एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बनने से पर्यटन और तीर्थाटन में भारी उछाल आया है। कनेक्टिविटी, अब यूपी के लगभग हर बड़े शहर बरेली, अलीगढ़, लखनऊ, श्रावस्ती में हवाई सेवा उपलब्ध है। रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी, आरआरटीएस दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, नमो भारत ट्रेन ने एनसीआर में सफर की परिभाषा बदल दी। मेट्रो सेवा, लखनऊ, कानपुर और नोएडा के बाद अब आगरा में भी मेट्रो शुरू हो चुकी है, जबकि गोरखपुर और बनारसी के लिए योजनाएं अंतिम चरण में हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, झांसी, कानपुर, लखनऊ और अलीगढ़ में रक्षा उपकरणों का निर्माण शुरू हुआ, जिससे यूपी मेक इन इंडिया का केंद्र बना है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यह क्षेत्र अब भारत की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग राजधानी बन चुका है, जहां सैमसंग और ओप्पो जैसी बड़ी कंपनियों के प्लांट हैं। मेडिकल पार्क और फिल्म सिटी, यमुना एक्सप्रेसवे के पास बन रहे मेडिकल डिवाइस पार्क और डेटा सेंटर हब यूपी की नई पहचान। डेटा सेंटर और डिजिटल यूपी, ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हब स्थापित किया गया है। सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण होने से भ्रष्टाचार में कमी आई है और ई गवर्नेंस के मामले में यूपी शीर्ष स्थानों में है। धार्मिक और सांस्कृतिक आधुनिकता, नव्य अयोध्या और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इस परियोजनाओं ने प्राचीन विरासत को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़कर पर्यटन अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का बना दिया है। प्रयागराज महाकुंभ 2025, इस आयोजन के लिए शहर को पूरी तरह डिजिटल और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया है। 2000 प्रदेश का उत्तर प्रदेश केवल कृषि पर निर्भर राज्य नहीं रहा, बल्कि यह $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बेहतर कानून व्यवस्था और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसे निवेश के लिए ग्लोबल डेस्टिनेशन बना दिया है। भविष्य की ओर, उत्तर प्रदेश अपनी विरासत को संजोए हुए आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, नए भारत की नई अर्थव्यवस्था का इंजन है। उत्तर प्रदेश आज विरासत से विकास के मंत्र को चरितार्थ कर रहा है। 2025 में उत्तर प्रदेश भारत की ग्रोथ इंजन के रूप में मजबूती से स्थापित हो चुका है। इस नई पहचान के पीछे प्रमुख विरासत और आधुनिकता का संगम। नव्य अयोध्या, भगवान राम के भव्य मंदिर के साथ साथ अयोध्या एक आधुनिक स्मार्ट सिटी बन चुकी है, जो वैश्विक पर्यटन का केंद्र है। काशी विश्वनाथ, गंगा की प्राचीनता को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर यहां की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। 2025 का महाकुंभ, प्रयागराज में आयोजित यह महाकुंभ न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि हाईटेक प्रबंधन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक बेजोड़ उदाहरण है। इकोनॉमी का पावर हाउस, उत्तर प्रदेश ने भारत की जीडीपी में अपने योगदान को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। निवेश मित्र, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के कारण आज यूपी दुनिया भर के निवेशक जैसे टाटा, रिलायंस और सैमसंग यूपी को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं। ओडीओपी, एक जनपद एक उत्पाद,
योजना ने यहाँ के पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे कन्नौज का इत्र, भदोही के कालीन को अंतरराष्ट्रीय बाजार और ई कॉमर्स से जोड़ दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक एक्सप्रेसवे प्रदेश, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने राज्य के भीतर माल की आवाजाही को इतना तेज कर दिया है कि अब उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में भी फल फूल रहे हैं। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जल मार्ग, गंगा नदी पे हल्दिया वाराणसी मार्ग और जेवर एयरपोर्ट जैसे प्रोडक्ट्स ने यूपी को ग्लोबल लॉजिस्टिक हब बना दिया है। सामाजिक और डिजिटल सुरक्षा, बेहतर कानून व्यवस्था, निवेश के लिए सबसे जरूरी सुरक्षित माहौल और सुनिश्चित किया गया है। शिक्षा और कौशल, आईआईटी कानपुर और बीएचयू जैसे संस्थानों ने के सहयोग से यूपी अब स्टार्टअप हब और आईटी सिटी की ओर बढ़ रहा है। 2025 का उत्तर प्रदेश अपनी 80 लोकसभा सीटों की राजनीतिक शक्ति के साथ साथ अपनी आर्थिक शक्ति का लोहा भी मनवा रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश के विकास से ही होकर गुजरता है। यह वास्तव में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी की हो, जानकारी बढ़ाने वाली हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।